हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको 12th क्लास का जो टॉपिक चल रहा है, क्लास 12th का जो टॉपिक चल रहा है, मानव में जनन, मानव में जनन, उसी से संबंधित एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूं। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको मानव मादाओं में, महिलाओं में जो जनन चक्र होता है, जिसको हम आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, उसके विषय में मैंने आपको बताया था। इसी चक्र से संबंधित एक अवस्था थी, दूसरे नंबर की अवस्था, जिसको हम पुटिकीय प्रावस्था या क्रम प्रसरण प्रावस्था या प्रोलीफरेशन फेज कहते हैं। उसके विषय में आज मैं आपको डिटेल में विस्तार से समझाऊंगा। पुटिकीय प्रावस्था जो है, प्रश्न बनता है कि भाई पुटिकीय प्रावस्था किसे कहते हैं? पुटिकीय प्रावस्था किसे कहते हैं? या इसको बोलते हैं क्रम प्रसरण प्रावस्था, या इसको बोलते हैं प्रोलीफरेशन फेज। प्रोलीफरेशन फेज, इसके विषय में मैं आपको आज समझाऊंगा। क्या मतलब होता है इसका, क्या तात्पर्य होता है, ये आपको मैं समझाता हूं। तो ध्यान दीजिए, यौवनारंभ अवस्था में, पुबर्टी स्टेज में, 13 से 14 वर्ष की आयु में महिलाओं में मादा जनन चक्र, आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है। एक चक्र को पूरा होने में 28 दिन का समय लगता है। इसी चक्र में, इसी आर्तव चक्र के दूसरी स्टेज, पहली स्टेज होती है, पहली प्रावस्था होती है रक्तस्राव प्रावस्था, ब्लीडिंग फेज, जो 1 से 5 दिन तक चलती है। 6वें दिन से 13वें दिन तक सेकंड प्रावस्था होती है, जिसको बोलते हैं क्रम प्रसरण प्रावस्था या पुटिकीय प्रावस्था या प्रोलीफरेशन फेज। तो इसके आधार पर आर्तव चक्र में 6वें दिन से 13वें दिन तक FSH हार्मोन के प्रभाव से, किसके प्रभाव से? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, के प्रभाव से, FSH हार्मोन के प्रभाव से महिला के अंडाशय में उपस्थित प्राथमिक पुटिकाओं, प्राइमरी फॉलिकल से परिपक्व अंड पुटिका, ग्रेफियन फॉलिकल विकसित होने की प्रक्रिया को हम पुटिकीय प्रावस्था या क्रम प्रसरण प्रावस्था, क्योंकि इसमें पुटिका का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको पुटिकीय प्रावस्था कहते हैं। दोबारा ध्यान दो, महिलाओं में आर्तव चक्र के 6वें दिन से 13वें दिन के मध्य अंडाशय में उपस्थित प्राथमिक पुटिकाओं से परिपक्व अंड पुटिका बनने की प्रक्रिया को हम पुटिकीय प्रावस्था या क्रम प्रसरण प्रावस्था कहते हैं, जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित FSH हार्मोन के प्रभाव से संपन्न होती है। अब होता क्या है इसमें, इसके अंतर जो होता है, ध्यान दें आप लोग, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में यहां बता रहा हूं। महिलाओं में जब वो महिला गर्भ अवस्था में होती है, स्वयं उसी समय महिला के अंडाशय में प्राथमिक पुटिकाओं का निर्माण हो जाता है। ये मैंने पहले आपको बता दिया, लाखों की संख्या में बढ़ती हैं, लेकिन यौवनारंभ अवस्था तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी संख्या में नष्ट हो जाती हैं और प्रत्येक अंडाशय में प्राथमिक पुटिकाओं की संख्या लगभग 60,000 से 80,000 रह जाती है। ठीक है, इन्हीं प्राथमिक पुटिकाओं से
प्रत्येक आर्तव चक्र के दौरान प्रत्येक अंडपुटिका परिपक्व होकर परिपक्व अंडपुटिका बनाती है। कैसे बनता है, ध्यान दो। जो प्राथमिक पुटिका होती है इसमें एक प्राइमरी oocyte होती है, प्राइमरी oocyte जो द्विगुणित होती है, और इसके चारों तरफ पुटक कोशिकाओं का एक आवरण पाया जाता है, और ये संरचना प्राइमरी फॉलिकल या प्राथमिक पुटिका कहलाती है। यह है प्राथमिक पुटिका, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक, यहां पर यौवनारंभ अवस्था में, यौवनारंभ अवस्था में यह अवस्था शुरू होती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के छठवें दिन से 13वें दिन के मध्य ये जो प्राइमरी oocyte है, जो कि मियोसिस फर्स्ट के लिए प्रोफेज फर्स्ट में प्रवेश करके रुक चुकी थी भ्रूणीय अवस्था में, इसका आगे का प्रयोजन रुक गया था। अब ये प्रोफेज फर्स्ट वाली जो प्राइमरी oocyte है वह मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करती है, और इसके फलस्वरूप एक अगुणित कोशिका बड़ी आकार बनती है और एक छोटे आकार की कोशिका बनती है। ये द्वितीयक oocyte सेकेंडरी oocyte कहलाएगी, और ये प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका कहलाएगी। और इसी समय ये पुटक कोशिकाओं का जो आवरण है वह विभाजित होकर 2-3 परतों का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से क्रम से 2 परतें फिर 3 परतें बन जाती है। इस प्रकार से ये पुटक कोशिकाओं का आवरण बन जाता है, जिसमें 2 आवरण होते हैं पुटक कोशिकाओं की। ये कहलाती है द्वितीयक पुटिका, द्वितीयक या सेकेंडरी पुटिका। ठीक, इधर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, और प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में बदल जाती है जो अगुणित होती है, और एक अगुणित ध्रुवीय कोशिका बनती है छोटे आकार की। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अंड जनन में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वह असमान होता है पीतक के कारण। जिस पुत्री कोशिका में पीतक जाएगा वो बड़े आकार की अंड कोशिका बनेगी, और जिसमें पीतक नहीं जाएगा वो छोटे आकार की ध्रुवीय कोशिका बनेगी। अब ये सेकेंडरी oocyte कहलाती है जो अगुणित है, हैप्लॉइड है, और ये पुटक कोशिकाओं का आवरण विभाजन करके 2 आवरण रहता है, और ये द्वितीय पुटिका कहलाती है। इसके बाद क्या होता है, ये जो सेकेंडरी oocyte है जिसको हम द्वितीयक अंडाणु भी कहते हैं, ये अंडाणु अपने चारों तरफ एक पारदर्शी अकोशिकीय आवरण का निर्माण करता है। तो देखिए ये सेकेंडरी oocyte जो कि अगुणित है, ये अपने चारों तरफ एक पारदर्शी अकोशिकीय आवरण बना लेती है, जिसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। ठीक, ये पारदर्शी होता है, और ये पुटक कोशिकाएं जो होती हैं उसकी कोशिकाओं का आंतरिक परत जो है वो कणिकामय हो जाता है। वो क्या हो जाता है, कणिकामय। एक कणिकामय कोशिकाओं का आवरण बन जाता है जो वास्तव में पुटक कोशिकाओं से बना होता है। ये पुटक कोशिकाओं का आवरण बन जाता है इसके ऊपर। इसकी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की कणिका होती है जिसकी वजह से ग्रेन्युलर कहलाता है। ये बढ़ जाता है, और बाकी पुटक कोशिकाएं इसके चारों तरफ आवरण के रूप में रहती हैं। पुटक कोशिकाओं का ये 2-3 कोशिका परतों वाला जो आवरण होता है वो मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा कहलाता है। मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा कहलाता है, ये मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा है। ठीक है, इस प्रकार ये पुटक कोशिकाओं के आवरण जो होते हैं 2-3 परतों से मिलकर बने होते हैं। ये पूरा की पूरा कहलाएगा मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, ग्रेन्युलोसा। ठीक है, जोना पेल्यूसिडा पारदर्शी अकोशिकीय आवरण है, और इसके बाद पुटक कोशिकाओं का आवरण बनता है जिसके जीवन में विशेष प्रकार की टिप्पणी बनता है, ग्रेन्युलर आवरण बनता है। इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, और ये पुटक कोशिकाओं के सभी आवरण मिलकर बनाते हैं मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। जब ये कोरोना रेडिएटा बन जाता है उसके पश्चात बाहर के जो
पुटक कोशिकाओं के आवरण होते हैं मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, उसमें विपाटन होता है, फट जाता है, और इसके फटने पर स्थिति ये बनती है, ये अंडाणु अगुणित, ये कोरोना पारदर्शी आवरण है जिसके हम जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, और ये कोरोना रेडिएटा पुटक कोशिकाओं का आवरण, ये अंडाणु बन चुका है। ये पुटक कोशिकाओं का आवरण है जो वो वास्तव में ग्रेनुलर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक। और ये जो बाकी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बचता है, इसमें विपाटन होने से इस ग्रेनुलोसा के बीच में एक परत बन जाती है, ये ध्यान दो। ये इसका विपाटन हो गया, लेकिन ये विपाटन नीचे की तरफ नहीं होता है, ये अटैच होता है, यहां पर अंडाणु जुड़ा होता है। ये यहां पर ऊपर की तरफ तो अलग हो जाता है, लेकिन नीचे की तरफ ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा अंडाणु के साथ अटैच होता है, जुड़ा होता है। ये देखो, ये बाह्यावरण हो गया। इसी प्रकार एक आवरण यहां बनेगा, ये यहां जुड़ गया, यहां पर विपाटन नहीं होता है। तो देखिए इस प्रकार से ये अंडाणु सेकेंडरी oocyte, इसके ऊपर जोना पेल्यूसिडा, फिर कोरोना रेडिएटा, फिर पुटक आवरण, फिर पुटक आवरण, और बीच में ये बन जाती है गुहा। ये गुहा कहलाएगी एंट्रम गुहा। क्या कहलाएगी? एंट्रम, एंट्रम कैविटी। ओके, एंट्रम को परिबद्ध करने वाला जो बाह्य आवरण है वो कहलाएगा एक्सटर्ना, एक्सटर्ना थीका, एक्सटर्ना थीका। जबकि एंट्रम गुहा को कवर करने वाला जो अंत्य आवरण है वो कहलाएगा इंटरना, इंटरना थीका। ओके, ये एंट्रम कैविटी है, जिसके बाहर की तरफ जो आवरण है पुटक कोशिकाओं वो तो कहलाएगा एक्सटर्ना थीका, और अंदर की तरफ जो आवरण बनता है अंडाणु की तरफ वो कहलाएगा इंटरना थीका। ऊपर की तरफ तो ये गुहा बनती है, लेकिन नीचे की तरफ ये अटैच होते हैं, ठीक। और ये जो कोरोना रेडिएटा है, कणिका द्रव्य जो अंडाणु की सतह पर पाया जाता है, इसको बोलते हैं हम कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, रेडिएटा, ठीक है। और जबकि ये पारदर्शी जो आवरण बनता है ये कहलाता है जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। ओके, ध्यान। तो यौवनारंभ अवस्था से प्रारंभ होने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के छठवें दिन से 13वें दिन के मध्य प्राथमिक पुटिकाओं से परिपक्व अंड पुटिका बनने की प्रक्रिया को, ग्रेफियन फॉलिकल बनने की प्रक्रिया को, उस अवस्था को हम पुटिकीय प्रावस्था या प्रोलिफरेशन कहते हैं। यह अवस्था FSH हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है। FSH हार्मोन के प्रभाव से यहाँ पर पुटक कोशिकाएं विभाजन करके क्रम से 2 आवरण और 3 आवरण बनाती हैं, और इसी समय जो प्राथमिक पुटिका, वो प्राथमिक oocyte होती है, प्राइमरी oocyte, वह मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट कर लेती है, जो असमान होता है, जिसके फलस्वरूप एक बड़ी आकार की द्वितीयक अंडाणु और छोटे आकार की प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका बनती है। इसके पश्चात ये द्वितीयक अंडाणु सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ एक पारदर्शी अकोशिकीय आवरण बनाता है, जिसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। और इस समय तक ये पुटक कोशिकाओं का आवरण 3-4 परतों से मिलकर बन जाता है, जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा की सबसे भीतर वाली परत जो जोना पेल्यूसिडा को टच करती होती है, उसकी कोशिकाएं कणिका में हो जाती हैं और एक आवरण बनाती है, जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा बन जाने के बाद मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा में विपाटन हो जाता है और एक गुहा बन जाती है, जिसको बोलते हैं एंट्रम गुहा। और एंट्रम गुहा को परिबद्ध करने वाली, कवर करने वाली बाह्य लेयर तो कहलाती है एक्सटर्ना थीका, और अंदर वाली लेयर कहलाती है इंटरना थीका। लेकिन ये एंट्रम गुहा वन साइड होती है, एक तरफ पर ये इस प्रकार से अटैच होता है। इस प्रकार
पुटिकीय प्रावस्था या प्रोलिफरेशन फेज के अंदर प्राथमिक पुटिका से परिपक्व अंड पुटिका या ग्रेफियन फॉलिकल का निर्माण होता है और ये पूरी प्रावस्था FSH हार्मोन के कंट्रोल में होती है। इसी समय पुटक कोशिकाओं से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है जो क्षतिग्रस्त हो चुकी अंडवाहिनी की श्लेष्मा, रक्त गर्भाशय की श्लेष्मा, रक्तवाहिनियां जो टूट फूट हो गई थी जिन ऊतकों की, उनकी मरम्मत करता है। क्लियर? तो ये था क्रम प्रसरण प्रावस्था। अब यहां पर एक नया प्रश्न आता है कि भाई मानव अंडाणु की संरचना किस प्रकार की होती है, उसको समझाइए। ये पूरा टॉपिक हो गया। अब मैं मानव अंडाणु को अलग से चित्र बनाकर यहां पर समझा रहा हूं, ध्यान दें। ये प्राथमिक परिपक्व अंडपुटिका बन जाती है, ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। 14वें दिन LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अधिकता से, जिसको बोलते हैं LH सर्ज, उसके प्रभाव से फट जाती है और इसमें से अंडाणु मुक्त होकर देहगुहा में आ जाता है और देहगुहा से फिम्बरी की सहायता से, अंडवाहिनी के किनारे पर झालर बताई थी मैंने, जिनको फिम्बरी कहते हैं, उनकी सहायता से अंडाशय में अंडवाहिनी में प्रवेश कर जाता है। अब ये अंडाणु जो इससे बाहर निकला परिपक्व अंडपुटिका से, उसकी रचना कैसी हुई? और खाली अंडपुटिका जो रह जाएगी, परिपक्व अंडपुटिका खाली अंडा निकलने के बाद वो एक अंतःस्रावी ग्रंथि में बदल जाती है जिसका नाम था कार्पस ल्यूटियम या पीत पिंड। ठीक है, आज अब मैं आपको अंडाणु की संरचना, मानव अंड की संरचना, ध्यान दो। पहले मैं चित्र बनाऊंगा। ये मानव अंडाणु है जिसमें अगुणित केंद्रक होता है, कोशिका होती है, जीवद्रव होता है, पीतक होता है, सब कुछ होता है। ये अपनी उपापचय क्रियाओं के द्वारा अपने चारों तरफ एक पारदर्शी आवरण बना लेता है। ये पारदर्शी आवरण है जिसको जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है और इसके बाहर पुटक कोशिकाओं, कणिकामय पुटक कोशिकाओं के द्वारा एक आवरण का निर्माण हो जाता है जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ओके, अभी मैं यहाँ पर कुछ 2-3 बातें बताऊंगा। पहले आपको चित्र के माध्यम से बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है, कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती हैं। ये पुटक कोशिकाओं का आवरण है जिसकी कोशिकाएं कणिकामय होती हैं। ये कणिका ग्रेनुलर होती है, ये ग्रेनुलर कोशिकाएं होती हैं और ये आपका पूरा मानव अंडाणु बन गया। तो ध्यान दो, ये बाह्य आवरण जो पुटक कोशिकाओं का, ये कहलाएगा कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। दूसरा ये पारदर्शी आवरण कहलाएगा जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। और ये कहलाएगी अंड कोशिका, अंड। ओके, अब किस तरह का है, क्या है, तो मैं आपको बताऊं, कुछ पॉइंट बोलूंगा। पहला है पीतक की मात्रा के आधार पर, के आधार पर प्राणियों के अंडे जो होते हैं पीतक की मात्रा के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। पीतक अंडे में उपस्थित पोषक पदार्थ है जो इसमें विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा प्रारंभिक अवस्था में। तो ये पीतक की मात्रा कितनी पाई जाती है उसके आधार पर अंडे कई प्रकार के होते हैं। अपीतकी जिसको बोलते हैं एलेसिथल, सूक्ष्म पीतकी जिसको बोलते हैं माइक्रोलेसिथल, मध्य पीतकी मीसोलेसिथल और अतिपीतकी मेगालेसिथल। मानव का अंडा मोस्टली, अधिकतर स्तनधारियों के अंडे जो होते हैं माइक्रोलेसिथल सूक्ष्म पीतकी होते हैं, लेकिन मानव का अंडा जो होता है अपीतकी होता है, अपीतकी, एलेसिथल। कुछ किताबों में इसको सूक्ष्म पीतकी लिखा हुआ है, सूक्ष्म पीतकी। पीतक की मात्रा के आधार पर मानव का अंडा मोस्टली अपीतकी होता है, एलेसिथल, लेकिन कुछ किताबों में इसको सूक्ष्म पीतकी माइक्रोलेसिथल लिखा हुआ है क्योंकि स्तनधारी में माइक्रोलेसिथल बोला जाता है, लेकिन अपीतकी है क्योंकि मानव में भ्रूण का निर्माण माता के गर्भाशय में होता है, इसलिए उसमें अंडे के अंदर पीतक की मात्रा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं थोड़ा बहुत तो होता ही है,
जिसलिए इसको सूक्ष्म पीतकी कहा जाता है। दूसरा आता है पीतक वितरण। पीतक का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर यह कैसा है, तो इसमें अगर पहली बात तो पीतक होता नहीं, और अगर होता भी है तो वह समान रूप से पूरे अंड कोशिका में फैला रहता है। इस प्रकार के वितरण को, वितरण वाले अंडों को बोलते हैं समपीतकी, आइसोलेसिथल, समपीतकी, आइसोलेसिथल। तो देखो मात्रा के आधार पर माइक्रोलेसिथल या एलेसिथल, वितरण के आधार पर आइसोलेसिथल या समपीतकी। इसी प्रकार कुछ अंडों के ऊपर कठोर कवच पाए जाते हैं, जैसे चिड़िया के अंडे पर, मुर्गी के अंडे पर, छिपकलियों के अंडे पर कठोर कवच पाए जाते हैं। तो कवच के आधार पर अंडे दो प्रकार के होते हैं, कवचित और अकवचित, क्लीडोइक और नॉन क्लीडोइक। तो कवच के आधार पर मानव का जो अंडा है वह अकवचित होता है, अकवचित, या नॉन क्लीडोइक, नॉन क्लीडोइक, नॉन क्लीडोइक। ठीक, तो इस प्रकार मानव का अंडा जो होता है पीतक की मात्रा के आधार पर अपीतकी या सूक्ष्म पीतकी, वितरण के आधार पर समपीतकी या आइसोलेसिथल और नॉन क्लीडोइक प्रकार का होता है। इसके ऊपर, मानव के अंडे के ऊपर प्राथमिक अंडावरण के रूप में, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के रूप में जोना पेल्यूसिडा पाई जाती है, जबकि इसके ऊपर द्वितीयक अंडावरण और तृतीयक अंडावरण नहीं पाए जाते। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन और टर्सरी एग मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि प्राथमिक अंडावरण किसे कहते हैं। अंडे के ऊपर उपस्थित वे सुरक्षात्मक आवरण जो स्वयं अंड कोशिका के द्वारा उत्पन्न होते हैं, ऐसे अंडावरण जो स्वयं अंड कोशिका के द्वारा बनते हैं उन्हें बोलते हैं प्राथमिक अंडावरण, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। दूसरा, पुटक कोशिकाओं के से स्त्रावित पदार्थों के द्वारा बनने वाला आवरण, ये पुटक कोशिकाएं, इनके द्वारा स्त्रावित पदार्थों से बनने वाला आवरण द्वितीयक अंडावरण कहलाता है। और तृतीयक अंडावरण जो होता है वो अंडवाहिनी, अंडवाहिनी द्वारा स्त्रावित पदार्थों के द्वारा बनता है। यहां पर अंड कोशिका द्वारा स्त्रावित पदार्थ से बनता है जोना पेल्यूसिडा, जो प्राथमिक अंडावरण है, लेकिन द्वितीयक अंडावरण नहीं पाया जाता, बल्कि पुटक कोशिकाएं स्वयं एक आवरण बना लेती है जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, जो द्वितीयक आवरण की श्रेणी में नहीं आता है। कोरोना रेडिएटा पुटक कोशिकाओं द्वारा बनता है, स्वयं पुटक कोशिका बनाती है। पुटक कोशिकाएं से स्त्रावित पदार्थों से नहीं बनता है। अगर ये दूसरा आवरण पुटक कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित पदार्थों से बनता तो ये द्वितीयक अंडावरण कहलाता, लेकिन स्त्रावित पदार्थों से नहीं बन रहा है, स्वयं पुटक कोशिका बना रही है, इसलिए इसे वास्तविक द्वितीयक अंडावरण नहीं कहते हैं, बल्कि इसे पुटक कोशिकाओं द्वारा बना हुआ आवरण कहते हैं, जैसे कोरोना रेडिएटा है। इसकी प्रत्येक कोशिका में कणिकाएं पाई जाती है। इसी प्रकार मानव का अंडाणु की रचना इस प्रकार की होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको अब तक मानव अंडाणु संरचना, मानव शुक्राणु संरचना, अंड जनन किस प्रकार से होता है, शुक्र जनन किस प्रकार से होता है, ये सारी प्रक्रिया मैंने आपको बताई। अब बात आती है अगला पॉइंट, जिसको बोलते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। अगली वीडियो में मैं मानव में निषेचन की प्रक्रिया के विषय में समझाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।